नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 2 का, वो है कविता के बहाने। ठीक है? जो कि कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं कवि। और इसमें ये है ना, कवि तुलना कर रहे हैं कि कवि तुलना यह कर रहे हैं कि कविता और चिड़िया, जो चिड़िया है वो कितनी ऊंचाई ऊंचाई तक उड़ सकता है और कविता जो है वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। मतलब मतलब चिड़िया का तो सीमित है, कविता क्या है, कविता तो असीमित है। इन लोगों को कितना पसंद आ रहा है, कितना मतलब मजा फैल जाता है। ठीक है? तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, तुलना तुलना भी करेंगे, फूल से भी करेंगे, बच्चों से भी करेंगे। यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास में। ठीक है? ये जो है हिंदी पेपर 2 का है, जिनका एलडीसी में आपका जो रखे उनके लिए। ठीक है? चलिए, कविता के बहाने जो है कुंवर नारायण जी का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। और चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी का काव्य परिचय। इनका जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 में फैजाबाद यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद यूपी में। और मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर 2017 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर नारायण आगे द्वारा संपादित तार सप्ताह पत्रिका के तीसरे संपादक कवि थे। कौन थे? तो कुंवर नारायण जो थे ना, आगे द्वारा संपादित तार सप्तक पत्रिका के तीसरे सप्तक कवि थे। कुंवर नारायण की जो काव्य भाषा सरल एवं विशेष गुण वाला होता है। जो इनका जो काव्य भाषा है वो सरल और विशेष गुण वाला होता है। ठीक है? इनका पुरस्कार जो कौन कौन सा पुरस्कार इनको मिला है, तो एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में जो है वो चक्रव्यूह के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में है, वो चक्रव्यूह डेशन के उनको उसमें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब पद्म भूषण जो 2009 में मिला था चक्रव्यूह में। ये भी है चक्रव्यूह में, मतलब चक्रव्यूह में ही मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला है। और पद्म भूषण जो है 2009 में मिला है। ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है, देखिए। एक है कविता संग्राम में हम बात करें तो उसमें चक्रव्यूह है, जिनके साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण ये सब इनको मिल चुका है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। और इन दिनों, ये जो है इनका प्रमुख कविता संग्रह है। खंड काव्य में देखें तो खंड काव्य में है आत्मजयी, जो कि 1965 में लिखा है। वास्तवा के बना बहाने 2008 में। कुमार जीव जो है 2015 में लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है चक्रव्यूह। ठीक है? कहानी संकलन जो है आकारों के आसपास, कहानी एक इनका है। एक कौन का है? कौन सा कहानी? संकलन संकलन आकारों के आसपास 1971 में ये इनका कहानी है। कविता के बहाने जो है कविता संग्रह इन दिनों किताब में संकलित है। जो कविता के बहाने कविता है, तो ये जो लिखे है ना इन दिनों 2002 में, इनमें यह संकलित है। बात सीधी थी पर जो है ये कविता, जो है बात सीधी थी पर कविता कोई दूसरा नहीं, इसका काव्य संग्रह में संकलित है। किसका? जो बात सीधी थी ना, उसका जो संकलित किया गया वो किसमें लिए किया गया है? कोई दूसरा नहीं, इसमें यह संकलित है, जो कि 1993 में लिखा गया। क्या? कोई दूसरा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कविता क्या कहना चाहते हैं कवि। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया का जाने। कभी बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहना क्या चाह रहा है? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। मतलब यहाँ कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो क्या जानता है कविता के बारे में। चिड़िया का जो लिमिटेशन है कि इतने ही दूर तक उड़ सकता है, लेकिन कविता को कोई लिमिटेशन नहीं ना है कि किसको मनो कितना भाया, मतलब क्या कह सकते हैं, अनंत मतलब इसका ये है। ठीक है? तो ये चिड़िया क्या जाने, कभी इस घर उस घर उस घर इस घर होते रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, मतलब कविता का पंख लग जाता है जब किसी को भाता है। तो चिड़िया क्या जाने। आगे देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, जो आपको हम पहले ही बताया था। मतलब कवि, मतलब चिड़िया की सीमा, मतलब ये उड़ सकती है इतनी ही है, लेकिन कविता का कोई नहीं है, कितना भावना उसमें, कितना कल्पना कर रहे हैं, मतलब ये सब दिखाया। कहने की तात्पर्य है कि कवि अपने संकल्पनाओं से के सहारे
कहीं भी अर्थात देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकते हैं। मतलब कवि कहने का यह तात्पर्य इनका है कि अपना जो कल्पना है के सहारे जो है ना, देश हो या विदेश हो, अपने समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकते हैं, अपनी सोच को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, कहीं भी। ठीक है? तो ये चिड़िया क्या चीज़ है? चिड़िया तो अपना सीमित चीज़ के लिए। देखिए आगे क्या करें। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया एक घर से दूसरे घर के आंगन, छत, पेड़ की डालियों और आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है। मतलब जो चिड़िया के बाद में जो तुलना किया गया है, बोला गया है कि जो चिड़िया है वो एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, फिर पेड़ कहीं-कहीं उड़ सकती है। लेकिन अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल में जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर जो है देश-विदेश, काल जहाँ तक वहाँ जा सकता है। क्योंकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, अर्थात इसका कोई सीमा नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान में को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख से लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है, और कविता की उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित ना होकर विस्तृत होती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। मतलब कहना एक ही अर्थ में कह सकते हैं ना कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कविता कितना फेमस हो सकता है। ठीक है? चलिए, है कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। अब इसमें तुलना करें फूल में, क्या कहना चाहते हैं? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल, भला फूल क्या जाने। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कवि कि देखिए, कवि फूल है तो मुरझा जाता है, फिर खिल के फिर मुरझा जाता है, फिर क्या हो जाता है, लेकिन कविता क्या चीज है कि ये कभी मुरझाता ही नहीं है। मतलब किसको कितना मन को भाया वो सब होता है। ठीक है? ये है बाहर भीतर, फूल के जाने बाहर भीतर, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। मतलब इसमें ये भी बोलना चाह रहा है कि एक जो फूल है वो खिल के मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फूल क्या बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आप देखिए, अब क्या है, आप बच्चों से तुलना कर रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। क्या है, बच्चों से क्यों तुलना कर रहे हैं कि देखिए, जब किसी शब्द को हम लोग लिखते हैं, कविता बनाते हैं, तो नहीं कर रहे बच्चा लोग कितना उलट फेर करता है, उसी तरह हम लोग शब्दों के बीच उलट पुलट करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो ठीक है, बाहर भीतर या घर वह घर सब एक घर के दाने के माने बच्चा ही जाने। मतलब सब एक घर के देने में के माने बच्चा ही जाने। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कवि? फूल से तुलना किया, बच्चों से किया, चिड़िया से किया। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या है। देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। क्या कहता है? जब उसे फूल होता है ना, खिलता है फूल, मतलब महक को बिखेरता है, उसी पर बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है। आपको बताएं कि जो फूल खिलता है वो हमेशा के लिए खिलता नहीं है, फिर मुरझा जाता है, लेकिन क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। इसके विपरीत कहना चाह रहे हैं कि विपरीत इसके विपरीत जो कविता है, कविता के भाव को प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए रहता है। मतलब जो कविता के जो प्रभाव है वो अत्यधिक समय के लिए होता है, हाँ, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं है। कविता के विकसित होने का जो अर्थ है वो फूल कभी नहीं है समझ सकता। मतलब फूल ये कहाँ तक महकेगा, ये इसको फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अपने जानता है कि मुरझा जाता है फिर। तो लेकिन कविता ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फूल घर आंगन बाग बगीचा में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो अपने भावों की खुशबू से जो है हमेशा लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती है। मतलब अपने भावों की जो उतना खुशबू है हमेशा लोगों के दिल में बना रहता है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो कविता में सदैव एक नएपन को बनाए रखता है। मतलब जो कविता में सदैव क्या एक नएपन को बनाए रखता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना
मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? मतलब एक फूल नहीं समझ सकता कि कविता में कितना प्रभाव है, कितना दिलों को छुएगा, कितना वो ये करेगा। ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया। मतलब बच्चा और कविता को समान बताया। कैसा किस लिए बताया? कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। कवि की भी कल्पना जो होता है ना, असीमित होता है। मतलब कहाँ तक सोच सकते हैं, मतलब ये कल्पना कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी भी घर चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूल कर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह भी सब पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। मतलब ये भी जो कविता है वो समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है। मतलब उनकी भी कल्पना असीमित है, बच्चों लोग की क्या ये कर सकते, और कवि की भी कल्पना असीमित है। और दोनों को एक समान बताया, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती है और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते। मतलब अपने पराये का भेद इन लोग नहीं जानते। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा। कविता तो तुलना किया है कि कविता है सो मतलब असीमित है। मतलब ये चिड़िया नहीं है या फूल नहीं है कि चिड़िया उतनी उड़ सकती है, नहीं, इसका सीमित असीमित है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं की है, लेकिन हम अब मेरा काम है वीडियो बनाना, आप लोगों को भी जबरदस्ती करना। ठीक है? आपका मन, आप कमेंट कीजिए या ना कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों चीज में खुश हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब आप सभी को जुड़ने के लिए।